Assalamu alaikum everyone, this is Uswa Sultan and the topic of discussion today is law of conservation of energy. So law of conservation of energy पढ़ने से पहले हमें एक और टर्म का पता होना चाहिए, that is total energy. टोटल एनर्जी, किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी उस सिस्टम में मौजूद तमाम एनर्जीज़ का सम होती है. अगर हमारे पास कोई भी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम कह रहे हैं कि दो तरह की एनर्जीज़ हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हम जनरली यूज़ भी यही करते हैं कि हमारे पास किसी भी सिस्टम में दो तरह की एनर्जीज़ हैं, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी. और लेट जो काइनेटिक एनर्जी है उसे हमने के से रिप्रेजेंट किया है और जो पोटेंशियल एनर्जी है उसे हम वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो अगर हमारे पास किसी भी बॉडी में दो तरह की एनर्जीज़ हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी उस बॉडी की उस सिस्टम में के प्लस वी होगी, यानी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. एंड फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई और टाइप की एनर्जी भी वहाँ पे मौजूद है तो वो भी इसके अंदर ऐड होगी. चूँकि हम एक ऐसे फंक्शन की बात कर रहे हैं, एक ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसके अंदर सिर्फ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है, सो यहाँ पर टोटल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी होगा. ठीक है जी. इसके बाद अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको कहता है क्या, स्टेटमेंट क्या है थ्योरम की. स्टेटमेंट ये है कि कोई भी सिस्टम हो उसमें जो एनर्जी है वो आपके पास कोई एक्शन परफॉर्म होने से पहले की हो या बाद की हो, आपकी एनर्जी कंजर्व्ड रहती है. यानी कि अगर आपने कोई डिस्टेंस कवर किया है फ्रॉम P1 टू P2, सो द एनर्जी आपकी P1 पॉइंट पे थी वही एनर्जी आपके पास होगी P2 पॉइंट पर भी. सम टोटल एनर्जी की बात हो रही है. ठीक है जी. सो हम स्टेटमेंट लिखते हैं. सो ये हमारे पास स्टेटमेंट है. इन अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड ऑफ फोर्स द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द मोशन. यानी कि अगर हमारे पास कोई एक कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स हो तो उसके अंदर जो टोटल एनर्जी है किसी भी पार्टिकल की ओवरऑल मोशन के दरमियान वो कांस्टेंट रहती है. अब ये वाली जो चीज़ है इसमें एक जो मेंशन चीज़ है वो है कंजर्वेटिव फील्ड ऑफ फोर्स. तो कंजर्वेटिव फील्ड ऑफ फोर्स वो होती है जिसमें आपके पास जो फोर्स है वो नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल आपको मिल जाए. यानी आप फोर्स नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल लिखें या आप कर्ल ऑफ फोर्स लें और वो ज़ीरो आ जाए. ठीक है जी. तो अब हमारे पास एक थ्योरम हमने पहले पढ़ा हुआ है जिसमें हमने कहा था कि वर्क डन इज इक्वल चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी. अगर आप वर्क डन वाली वीडियो ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको वो थ्योरम नज़र आएगा. वहाँ पर हमने कहा था कि जो टोटल वर्क डन होता है किसी भी बॉडी में वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है. यानी कि अगर आपके पास पार्टिकल जब पॉइंट 2 पे था तब उसके पास काइनेटिक एनर्जी K2 थी, और पार्टिकल जब पॉइंट 1 पे था तब उसके पास अगर काइनेटिक एनर्जी K1 थी, तो वर्क डन आपके पास K2 माइनस K1 होगा. K2 इज़ द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट P2 एंड K1 इज़ द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट P1. ठीक है. उसके बाद अभी हमने जो लास्ट लेक्चर लिया था उसमें कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड जब हमने पढ़ा, वहाँ पर हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर फील्ड कंजर्वेटिव हो तो जो हमारे पास वर्क डन होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है. यानी कि अगर हम वहाँ से वो चीज़ देखें तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई. वर्क डन, क्योंकि हमें यहाँ पे मेंशन्ड है कि फील्ड हमारी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, सो इसके हिसाब से जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो वर्क डन के बराबर होगा. सो V2 इज़ द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P2 एंड V1 इज़ द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P1. यानी कि अगर कोई बॉडी P1 से P2 पे मूव किया तो V2 उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी P2 पॉइंट पे और V1 उसकी पोटेंशियल एनर्जी है P1 पॉइंट पे. अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को अगर आप देखें तो दोनों ही वर्क डन है, लेफ्ट साइड दोनों की सेम है तो राइट भी सेम होगी. सो हम लिख सकते हैं K2 माइनस K1 इज़ इक्वल टू V2 माइनस V1. सो इसको मैं इधर ले जाऊँ और इसको इधर लें. सॉरी, ये V1 माइनस V2 था. सॉरी, जो हमने पढ़ा लास्ट टाइम जो आपने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था इट इज़ V1 माइनस V2. जो आपके पास स्टार्ट पे पोटेंशियल एनर्जी होगी उसका डिफरेंस लेंगे लास्ट की पोटेंशियल एनर्जी से, यानी V1 माइनस V2. तो अब हम इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, नेगेटिव सारी टर्म्स हम पॉजिटिव कर लेंगे, V2 आ जाएगा.
और यहाँ पे आएगा V1 प्लस K1। थोड़ा सा इसको सेट करके लिख लें तो मैं K1 प्लस V1 इज़ इक्वल टू K2 प्लस V2। और K1 हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी यानी कि टोटल एनर्जी है पॉइंट P1 पे, ये हमारे पास E1 लिख लेते हैं इसको, और ये हमारे पास E2 लिख लेते हैं। और E1 इज़ द टोटल एनर्जी एट पॉइंट P1 एंड E2 इज़ द टोटल एनर्जी एट पॉइंट P2। अब यहाँ से हमें पता लग रहा है कि टोटल एनर्जी जो पॉइंट P1 पे थी और जो टोटल एनर्जी पॉइंट P2 पे थी वो दोनों आपस में बराबर हैं। तो जो थ्योरम में हमने बात की थी कि जो पार्टिकल्स की टोटल एनर्जी है वो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहती है, वो बात हमने यहाँ पे प्रूव कर दी है। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इम्पल्स का। इम्पल्स इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। ओके, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। फोर्स एंड टाइम। सो अगर आपके पास कोई भी एक ऐसी बॉडी है जिस पे जो लगने वाली फोर्स है उसे हम F से रिप्रेजेंट करें, और जो हमारे पास टाइम है उसे हम T से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो जो F और T प्रोडक्ट होगा ये आपके पास बराबर आएगा इम्पल्स I के। सो I इज इक्वल टू FT। ओके, अब अगर हमारे पास फोर्स के बारे में हमारे पास दो तरह की पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। एक ये कि फोर्स हमारी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट फोर्स हो, और सेकेंडली आपके पास जो है वो फोर्स वेरिएबल हो। क्योंकि फोर्स हमारे पास उसके लिए दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो फोर्स कांस्टेंट होती है या वेरिएबल होती है। जिस तरह आपने वर्क डन को भी जब कैलकुलेट किया था तो हमने अंडर कांस्टेंट फोर्स अलग कैलकुलेट किया था और अंडर वेरिएबल फोर्स हमने उसे अलग कैलकुलेट किया था। सो अगर फोर्स आपकी कांस्टेंट होगी उस सूरत में, और अगर आपकी फोर्स वेरिएबल होगी, दोनों सूरतों में हम चेक करेंगे कि हमारे पास इम्पल्स हमें फाइनल रिजल्ट क्या देती है। सो एक थ्योरम है, और वो थ्योरम ये है कि हमारे पास जो इम्पल्स है किसी भी फोर्स की वो चेंज इन मोमेंटम होता है, यानी कि आपके पास इम्पल्स ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी, या पार्टिकल के लिए अगर आप कहेंगे तो पार्टिकल के लिए भी आप इसे लिख सकते हैं। और वह थ्योरम हमने दोनों तरह की फोर्सेस के लिए प्रूव करना है कि कांस्टेंट फोर्स हो या आपके पास वेरिएबल फोर्स हो, आप दोनों के लिए उसे प्रूव करेंगे। आप इसकी दो तरह से स्टेटमेंट भी बना सकते हैं कि दो इम्पल्स ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, एंड इम्पल्स ऑफ अ वेरिएबल फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। आप दोनों तरह से इसको जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो हम इनके प्रूफ्स की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है, इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। तो हमें पता है पार्टिकल हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है। सो हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इम्पल्स की डेफिनेशन अभी हमने अप्लाई की थी, और इम्पल्स की डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी है, I इज इक्वल टू FT। ओके, सो F आपके पास बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F हमारे पास होता है ma, where m is the mass of particle and a is the acceleration of particle. So I is equal to mat। ओके, और F हमारे पास था ma बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब आपके पास मैस मैंने बाहर रख लिया और at। अब ये जो आपके पास at है, अगर आपको याद आए तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमारे पास होती है Vf इज इक्वल टू Vi प्लस at, वेयर Vf इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, Vi इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, एंड a इज द एक्सेलरेशन, t इज द टाइम। सो अगर यहाँ से आप at की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और आपको मिलेगा Vf माइनस Vi, Vf माइनस Vi। m को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, I इज इक्वल टू बनेगा MVF माइनस MVI। MVF, अब MV हमने कहा प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नॉन एज द मोमेंटम। सो MV इज द मोमेंटम, और साथ F हमें बता रहा है कि फाइनल पोजीशन है। सो I इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ
फाइनल पोजीशन माइनस द मोमेंटम ऑफ इनिशियल पोजीशन। अगर आपने जो फाइनल और इनिशियल पोजीशन 1 2 के हिसाब से लेके चलनी है तो आप उसके हिसाब से भी लेके चल सकते हैं, हमें कोई इशू नहीं है। ये उस केस में है जब आपके पास फोर्स कांस्टेंट होगी। अगर अब हमारे पास फोर्स वेरिएबल आ जाए, क्योंकि हमने कहा कि हमारे पास फोर्स के दो केसेस हैं, एक ये कि फोर्स कांस्टेंट हो, सेकंड ये कि फोर्स वेरिएबल हो। अब अगर फोर्स वेरिएबल आ जाए तो फिर हमारे पास क्या मसला है, फिर हमारे पास ये जो फोर्स है यहाँ पर एक फोर्स की बात हो रही है। तो हमने जैसे वर्क डन में किया था कि हमने फोर्स को बहुत सारे जो है वो फिर इंटरवल्स में डिफाइन कर दिया था, क्योंकि हमने कहा था अगर फोर्स हमारे पास कुछ इस किस्म का ग्राफ बना रही है कि फोर्स हमारे पास वेरिएबल है, हर पॉइंट पे वेरी करती है, हर पॉइंट पे जो फोर्स है वो हमारे पास वेरी कर रही है, तो हमने उसको बहुत छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया और वो इतना छोटा इंटरवल हमने लिया कि उस इंटरवल में जो फोर्स है हमारी वो कांस्टेंट काउंट हो, और फिर हमने उन सब का सम लिया तो वो हमारे पास बना था फोर्स वर्क डन में, जैसे आपने फोर्स को कैलकुलेट किया। सिमिलरली यहाँ पे फिर वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इंटीग्रल का। तो अगर आपने विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल फोर्स इम्पल्स को डिफाइन करना है तो आप यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं, द टाइम इंटीग्रल ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इंटीग्रल ऑफ फोर्स ऑफ अ पार्टिकल इज नोन एज इम्पल्स। तो ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है। और अब आपके पास जो पॉइंट P1 है वहाँ पर टाइम आपका T1 काउंट लेंगे, और जो पॉइंट आपने यहाँ पे P2 चूज़ किया है वहाँ पर हम जो है वो टाइम T2 कंसीडर कर लें। और अब आपका इंटरवल मूव करेगा T1 से T2 तक, और यहाँ पर जो क्योंकि फोर्स हमारी वेरिएबल है तो वेरिएबल फोर्स को हम इंटरवल्स में डिवाइड करके इतना छोटा इंटरवल हम लेते हैं कि उसमें हमारी फोर्स जो है वो कांस्टेंट लगे, कि वो फोर्स उतने इंटरवल में कांस्टेंट होती है। तो बाद में हम उन सब का जो है वो सम लेते हैं, तो फिर उस हिसाब से जो हमारी इम्पल्स की डेफिनेशन बनती है वो बनेगी T1 to T2 F dt, the time integral of force। ओके, सो F अभी हमने बोला न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ma के बराबर होता है। a एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो हम एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं dv/dt, वेयर v इज द वेलोसिटी। ओके, अब m चूंकि कांस्टेंट होता है, मैस ऑलवेज कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव के अंदर भी आ जाए तो हमें इससे कोई इशू नहीं होगा। T1 to T2 d/dt, और यहाँ आपके पास आ गया mv और ये आ गया d। ओके, अब आपके पास dt से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे आपके पास बचेगा क्या, T1 से T2 mv, और इसका है डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशियल यानी कि d। सो इम्पल्स अब आपके पास डिफरेंशियल और इंटीग्रल एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। आपके पास बच गया mv आपके पास मूव करेगा T1 से T2। अब ये T1 से T2 आपके पास टाइम लिमिट्स हैं, टाइम पॉइंट्स हैं। तो जब आपके पास टाइम T1 था तो आप खड़े कहाँ थे, इनिशियल पॉइंट पे। ये इनिशियल पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी होगी v1 या vi, जो आपने कंसीडर करना है। और जब आपके पास टाइम 2 था तो आप पहुंच चुके हुए थे P2 पे, और जब आप P2 पे पहुंच गए हैं तो यहाँ पर आपकी वेलोसिटी है फाइनल वाली, आप इसको Vf कंसीडर करें या जो V2 है वो आपकी अपनी चॉइस है। सो हम यहाँ पे पहले भी Vf और Vi से चलें तो हम अब भी Vf और Vi से चलेंगे। सो आपके पास ये बनेगा mv at T2 अपर लिमिट माइनस mv at T1। तो v at T2 पे आपके पास थी फाइनल वेलोसिटी Vf माइनस T1 पे आपके पास थी Vi इनिशियल वेलोसिटी। सो mvf इज द मोमेंटम एट फाइनल पॉइंट पोजीशन। pf लिखें इसको, क्योंकि मोमेंटम को हम जनरली p से रिप्रेजेंट करते हैं, और mvi इज द मोमेंटम एट इनिशियल पोजीशन, सो हमने इसको pi लिख दिया। दिस इज़ द टॉपिक ऑफ इम्पल्स, और इम्पल्स के लिए हमने ये प्रूव किया कि इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम भी होता है, और बेसिकली इम्पल्स की डेफिनेशन होती है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम एंगुलर मोमेंटम का डिस्कस करेंगे।